लखनऊ के भाजपा दफ्तर की तस्वीर हमें मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वहां पर जश्न में डूबे हुए हैं। ये देखिए आप, और जबरदस्त जश्न, आतिशबाजी हो रही है वहां पर लखनऊ में भाजपा दफ्तर में। क्यों ना हो, चूंकि नागालैंड में और त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी विजय की ओर है। के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। देखिए आप, जोश में प्रसन्नचित्त भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा के झंडे हाथों में लिए हुए खूब जमकर आतिशबाजी कर रहे हैं लखनऊ में भाजपा के ऑफिस पर। जीत का जश्न। पूर्वोत्तर के राज्यों में जबरदस्त सफलता प्राप्त की है, चुनावी सफलता भारतीय जनता पार्टी ने। नागालैंड और त्रिपुरा में क्लियर मेजॉरिटी। जो पूर्वी भारत के विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा जनादेश मिला है। त्रिपुरा में हमारी पूर्ण बहुमत की दोबारा सरकार बनाने का अवसर हम लोगों को मिला है, भारतीय जनता पार्टी को मिला है। नागालैंड में भी हम गठबंधन के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और मेघालय में हमारी राजनीतिक शक्ति बढ़ी है। मैं सभी तीनों राज्यों के सभी सम्मानित मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक बार हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें काम करने का अवसर दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से सभी पूर्वोत्तर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उन्होंने हम पर विश्वास किया है, हमारे नेता के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। हम लोग, हमारा जो संकल्प है, उत्तर राज्यों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। इस संकल्प के साथ आपने हमारा दोबारा जनादेश दिया, हम आपकी अपेक्षा के अनुसार काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी खबर इस वक्त यह है कि प्रयागराज में आज फिर से बुलडोजर गरज रहा है और अतीक अहमद के एक और करीबी के अवैध निर्माण को जमींदोज करने में लगा हुआ है। और एबीपी गंगा के 6 कैमरे आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, ये ताज़ा तस्वीर। इतना ध्वस्तीकरण हो चुका है। इस मकान की कीमत 2.5 से 3 करोड़ रुपए के बीच में, और इस ध्वस्तीकरण को बहुत करीब से अपने कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे और हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन। और ब्रेक पर जाने से पहले वीरेश, आप बता रहे थे कि 80 के दशक में चांद बाबा का क्या खौफ था वहां पर। अपनी बात को आगे बढ़ाइए और इस बुलडोजर एक्शन के बारे में भी जरूर बताइए। देखिए, बुलडोजर एक्शन चल रहा है और जमींदोज होता जा रहा है। ये आवास 2.5 से 3 करोड़ का, लगभग 3000 स्क्वायर फीट में बना और ये खौफ और दरिंदगी का घर है। और इस तरीके से हम कहें तो अतीक अहमद के साम्राज्य का ये एक पार्ट है। पार्ट 9, 10, 11, 12 अभी तक कितने ध्वस्त हो चुके हैं, उसी का पार्ट है। मैं बात कर रहा था कि आखिर कौन है अतीक, कौन है प्रयागराज का ये खूंखार, जिस तरीके से दूर दराज बैठकर वो आतंक फैला रहा है। कब उसकी पृष्ठभूमि है, क्योंकि दर्शकों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये जेसीबी मशीन क्यों चल रहा है। जब मुख्यमंत्री ने शपथ ली उसके बाद से संगठित अपराध खत्म करने का जब उन्होंने ठाना, तो क्यों उन्होंने अतीक और मुख्तार का नाम लिया, क्यों उनके साम्राज्य पर लगातार वार किया जा रहा है। आखिर कितना बड़ा साम्राज्य है। 101, जी हाँ, 101 मामले चल रहे हैं अतीक पर, एक भी मामले में उसे सजा नहीं हुई है, जेल में बंद है। आप सोच सकते हो, गवाहों का सर कलम कर दिया जाता है, उन्हें हटा दिया जाता है। रास्ते से बात चल रही थी 80 के दशक की, तो बात 80 के दशक, संगम नगरी प्रयागराज, यानी उस वक्त का इलाहाबाद, जो अपनी पवित्रता और धर्म कर्म के लिए मशहूर था राजेंद्र। लेकिन धर्म कर्म से अलग भी इलाहाबाद में एक अलग दुनिया बसती थी, और ये दुनिया थी अपराध की। इस पवित्र नगरी में चांद बाबा नाम के कुख्यात बदमाश का खौफ था। इस कदर फैला हुआ था कि लोग रात बाहर घर से निकलने में डरते थे। पुलिस के लिए चांद बाबा डर का दूसरा नाम था। जब पुलिस डरती थी तो लोगों के अंदर का खौफ अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए उसके गिरेबान पर हाथ डालने से पुलिस वाले हमेशा से परहेज करते रहे। पूरे इलाहाबाद में चांद बाबा का डर फैला हुआ था, लेकिन कोई ऐसा था, मैं अपने शब्दों पर जोर दे रहा हूं, कोई ऐसा था जो देख रहा था चांद बाबा को हराने का सपना, चांद बाबा को खत्म करने का सपना, अपने साम्राज्य के स्थापना का सपना, यहाँ खौफ की एक अलग दुनिया बनाने का सपना। और वो था तांगे पर बैठकर इलाहाबाद की सड़कों पर निकलता छोटी सी उम्र का एक लड़का। मन में उसने ये ठान लिया था कि चांद बाबा को हराकर इलाहाबाद का डॉन कौन, जो एक फिल्म आई थी सत्या, कहा जाता था, उसमें कहता है किरदार कि मुंबई का डॉन कौन, भीखू महात्रे। तो उसने वो सपना देखा था, छोटी सी उम्र में
जो लड़का था उसने देखा था कि चांद बाबा को हराकर इलाहाबाद का डॉन कौन, तो इलाहाबाद का डॉन अतीक। ये लड़का कोई और नहीं, बाहुबली विधायक अतीक अहमद, जिसने एक वक्त में पूरे राज्य की पुलिस घबराती थी। मैं कह रहा हूं कि एक वक्त में पूरे राज्य की पुलिस घबराती थी, केवल प्रयागराज नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक उसका खौफ रहा। और जिस तरीके से उसने इस घटना को अंजाम दिया है, अभी हम ये नहीं कह सकते कि उसका खौफ खत्म हुआ है, उसका आतंक का साया खत्म हुआ है। अतीक अहमद की कहानी शुरू होती है इलाहाबाद की गलियों से। राजेंद्र गरीब घर का ये लड़का, इलाहाबाद का चकिया इलाका, साल 1962 में एक तांगे वाले के परिवार में सबसे बड़े बेटे के रूप में जन्मा ये लड़का, नाम रखा गया अतीक अहमद। पिता इलाहाबाद की सड़कों पर तांगा चलाते थे, परिवार का पेट भरते थे। अतीक के बाद उसके और भाई बहन भी हुए, परिवार बढ़ने लगा, साथ ही बढ़ने लगी गरीबी। जैसे जैसे अतीक बड़ा होने लगा, घर की गरीबी उसके दिमाग पर असर डालने लगी। वो सपने देखने लगा अमीर बनने का और खौफ पैदा करने का। पिता ने बच्चे को जैसे तैसे पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा, लेकिन अतीक का मन स्कूल में नहीं लगता था। राजेंद्र, उसको तो डॉन बनने का शौक था कि कैसे पिस्टल निकाले और दाग दे। वो पढ़ाई किसी तरीके से करता था, जी चुराने लगता था और बड़े बड़े गुंडे मवालियों के साथ बैठता था और चांद बाबा को हराने का सपना देखता था, अमीर बनने का सपना देखता था, शॉर्टकट रास्ते से सपना देखता था। 10वीं क्लास में फेल हो गया। जी हाँ, सांसद रहा, विधायक रहा, 10वीं क्लास में फेल हो गया। उसने पढ़ाई छोड़ दी, गुंडागर्दी में लग गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो छात्र राजनीति था उसको वो प्रश्रय देने लगा, वहाँ के नेताओं ने उसे प्रश्रय देने लगा। उसका मकसद था इलाके के सबसे बड़े माफिया चांद बाबा को हराकर, चांद बाबा जो सभासद भी था उसके साम्राज्य को खत्म करना। और समय इलाहाबाद के छात्र राज करते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पूर्व का ऑक्सफोर्ड, आपको पता ही है राजेंद्र की कितना जलवा जलाल हुआ करता था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष की हैसियत 4-5 विधायक के बराबर और सांसदों से ज्यादा होती थी। एक ग्लैमर था, एक रसूख था। जब छात्र संघ का अध्यक्ष, छात्र संघ का नेता सड़कों पर गुजरता था तो उस वक्त लोग देखने घरों से निकलते थे कि ये किसका काफिला है। चांद बाबा के आतंक से कई छोटे बड़े मवाली परेशान थे, गुंडे परेशान थे, नेता परेशान थे। जैसे ही अतीक अहमद सामने आया, सबके मन में आंखें चौंधिया गई और लगा कि यही वो शख्स है जो चांद बाबा के खिलाफ वो खड़ा होगा और चांद बाबा को हराएगा। सबने अतीक अहमद का साथ देना शुरू कर दिया। सभी पार्टियों ने अतीक को पुष्पित पल्लवित किया, उसे आगे बढ़ाने का काम किया। प्रयागराज में चांद बाबा के अलावा भी एक नाम, जिसका नाम था अतीक अहमद, वीरेश, आप जो इतिहास बता रहे हैं वो निश्चित रूप से हमारे दर्शकों के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि अतीक अहमद का राइज कैसे हुआ प्रयागराज में और जराइम की दुनिया में। हमारे साथ आप बने रहिए। एक बड़ी खबर दर्शकों को बताना आवश्यक है, प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड से ही जुड़ी हुई है। अतीक के भाई की पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अशरफ की पत्नी जैनब रूबी को हिरासत में ले लिया गया है। बरेली जेल में बंद है आरोपी अशरफ। रूबी के साथ परिवार की एक और युवती भी हिरासत में ले ली गई है। ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ। अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब रूबी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रूबी के साथ परिवार की एक और युवती भी हिरासत में ले ली गई है। कुल मिलाकर लगातार अपराधियों तक पहुंचने के प्रयास पुलिस के द्वारा जारी। और हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि दूसरी ओर प्रयागराज में क्या हो रहा है, कैसे अतीक के जो अपराध का अंपायर है उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई चल रही है। लेकिन ये अंपायर पनपा कैसे, वीरेश अभी उसी पर रोशनी डाल रहे हैं। वीरेश, आप बता रहे हैं कि अतीक का राइज हुआ और उसके बाद चांद बाबा का जो अपराध का साम्राज्य था उसको चुनौती मिलने लगी। निश्चित रूप से चुनौती देने लगी और गलियों से, चकिया की गलियों से नाम निकलकर अतीक अहमद का सिविल लाइन के इलाके में फैल गया और कोर्ट कचहरी तक फैल गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तक फैल गया। अतीक अहमद पैसे कमाने लगा, पूरे शहर से रंगदारी वसूलने लगा। महज 17 साल की उम्र में राजेंद्र, अतीक अहमद पर हत्या का सबसे पहला आरोप लगा। लेकिन ये सब उसके हौसले पस्त नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे और बढ़ा रहे थे। उसका जलवा, उसका ग्लैमर और बढ़ रहा था। चांद बाबा गैंग से अक्सर अतीक अहमद के झगड़े हो जाते थे, गैंगवार चलता था प्रयागराज में। धीरे धीरे चांद बाबा का रुतबा कम होते गया, चांद बाबा धीरे धीरे खत्म होते गया और अतीक अहमद का कद
बढ़ता गया। इलाहाबाद के इस नए गैंगस्टर की नज़र सिर्फ इलाहाबाद तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये तो पूरे राज्य और हर अन्य राज्यों में भी अपना आतंक फैलाना चाहता था। हरियाणा से लेकर पंजाब तक और बिहार में उस वक्त शहाबुद्दीन का राज हुआ करता था। शहाबुद्दीन के भी संपर्क में ये आ गया था और बहुत सारे माफियाओं के संपर्क में वो बढ़ता गया। और जिस तरीके से कदकाठी थी, बड़ी बड़ी गाड़ियों का ये शौकीन बचपन से ही था। और जिस तरीके से जब जराइम की दुनिया से उसने पैसा कमाना शुरू किया तो उस वक्त इलाहाबाद की सबसे ग्लैमरस गाड़ी खरीदने का काम अतीक अहमद ने किया। और अतीक अहमद गैंगस्टर की नज़र के रूप में ज़मीन कब्जाने का काम उसने सबसे आसानी से करना शुरू कर दिया। सिविल लाइंस के बहुत सारे ऐसे जो वकील थे जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी वकालत करना शुरू कर दिए थे, छोड़कर सिविल लाइंस के बड़े बंगले चले गए थे, उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। और ये 10 सालों में ही अपराध कब्जा करने की जो बड़ा प्रक्रिया नाम थी, कमा लिया, जो शुरू हुई अतीक अहमद के द्वारा और उसके लोगों के द्वारा, वो इतनी बढ़ गई कि इतनी प्रॉपर्टीज खड़ी हो गई कि उस पर बुलडोजर आज भी चल रहा है, 6 साल के बाद भी चल रहा है। तो बड़ी अपडेट यह है कि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों पर आज भी एक्शन जारी है। प्रयागराज में बुलडोजर चल रहा है, सफदर अली के मकान को जमींदोज किया जा रहा है और बहुत तेज एक्शन वहां पर चल रहा है। कई बुलडोजर इस काम में लगे हुए हैं और ताजा तस्वीर आप देख लीजिए। और हमारे दोनों सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं, बेस एक्शन को वो बहुत करीब से देख रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि वहां पर क्या चल रहा है और कब तक चलेगा। वीरेश पांडे हमारे साथ हैं, मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं। वीरेश, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर हम मोइन से आगे की अपडेट लेंगे। देखिए राजेंद्र, मैं आपको बता रहा था कि आखिर जराइम की दुनिया में, आखिर प्रयागराज में अपराध की दुनिया, धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी के अलावा इस अपराध की दुनिया का उद्भव कैसे हुआ, कैसे यहाँ पर एक तरीके से खौफ का माहौल बना। तो बात चांद बाबा से शुरू हुई थी, धीरे धीरे उसके खात्मे से शुरू हुई और उसके बाद से अतीक अहमद के उदय की कहानी में बता रहा था कि आखिर अतीक अहमद ने कैसे यहाँ पर अपने साम्राज्य को बढ़ाया। मैंने कहा कि करीब 10 सालों में ही अपराध की दुनिया में अतीक ने बड़ा नाम कमा लिया था राजेंद्र। गरीब तांगे वाले के बेटे के पास अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। छोटी सी उम्र में ही अतीक पर 80 से ज्यादा हत्या, जी छोटी सी उम्र में ही अतीक पर 80 से ज्यादा हत्या की साजिश, रंगदारी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट जैसे कई संगीन मामले दर्ज हो चुके थे। उस समय के सभी गैंगस्टर्स के बीच अतीक की तूती बोलती थी, लेकिन एक चीज जो अभी तक भी अतीक की पहुंच से दूर थी और वो थी सत्ता की पावर। जी हां, सत्ता की पावर की बात हो रही है। कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है उत्तर प्रदेश में, जो माफिया, जो गैंगस्टर कैसे सत्ता अपने हाथ में लेते हैं, कैसे वो राजनीतिक पावर बनते हैं, उसका एक उदाहरण है अतीक का। और मैं आपको बता रहा हूं, दर्शक भी सुनना चाहते हैं, अतीक अहमद साल 1989 में उसका कद बहुत बड़ा हो चुका था। पुलिस भी अतीक अहमद के नाम से खौफ खाने लगी थी। कई बड़े नेताओं से भी अतीक अहमद का उठना बैठना हो गया था। इसलिए अतीक अहमद को यह समझ में आने लगा कि पैसे के अलावा अगर पावर भी चाहिए तो सियासत के शतरंज को खेलना ही होगा। 1989 में अतीक अहमद ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इलाहाबाद से पहला चुनाव लड़ा राजेंद्र, और दूसरी तरफ चांद बाबा भी चुनावी संग्राम में था। लेकिन जीत मिली अतीक अहमद को, और जिसे हराने का सपना अतीक अहमद देखता रहा बचपन से, उस चांद बाबा को हरा दिया, उसे पटकनी दे दी। अब अतीक अहमद नेताजी बन चुके थे। जी हां, इस उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नेताजी, एक स्वर्गीय मुलायम सिंह आदरणीय मुलायम सिंह यादव नेताजी के रूप में, एक ब्रजभूषण शरण सिंह भी नेताजी कहलाते हैं, और अब अतीक अहमद भी 1989 में नेताजी बन गए थे। लेकिन सफेद कपड़ों में नजर आने वाले इस माफिया का काम अभी भी काले ही थे। मैं शब्दों पर गौर करिए, मैं कह रहा हूं कि सफेद कपड़ों में आने वाले नजर नेताजी के काम काज अभी भी काले ही थे। जीत के कुछ समय बाद ही चांद बाबा की सरे बाजार हत्या कर दी गई थी। उसमें नाम अतीक अहमद का आया था। अतीक अहमद पर आरोप लगा था, लेकिन इस सब के बावजूद अतीक अहमद की ताकत बढ़ती गई। उसे कुछ नहीं हुआ। चांद बाबा के मामले में अतीक अहमद ने पहले 3 बार निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत लिया। जनता के बीच उसका विश्वास देखिए। 1996 में वक्त आता है जब उसे समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था। जी, जिस समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया मुख्यमंत्री सदन में
कि ओडीओपी की जगह पर आप लोगों ने हर जिले में एक माफिया पैदा कर दिया। 1996 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और अतीक समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक जी बन गए। सफेद कपड़ों में अतीक अहमद शान ही अलग लगते थे, गजब तरीके से चलते थे। एक तरफ राजनीति का खेल चल रहा था, दूसरी तरफ उन पर पट्टा, रंगदारी और भूमाफिया का कारोबार फैलाने का आरोप बढ़ता जा रहा था। करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक बन चुका था चकिया का ये सामान्य घर का तांगा चलाने वाला लड़का। महंगी विदेशी गाड़ियां खूब लुभाती थीं, महंगी घड़ियां भी खूब लुभाती थीं। अतीक अहमद को हथियार रखने का भी शौक रहा है और वक्त आ चुका था जब अतीक को अपने सारे शौक पूरा करने थे। जब भी अतीक का काफिला निकलता, गाड़ियां बहुत महंगी रहती थी। वो काफिला आपको याद होगा जब वो चुनाव में अपना दाखिला करने कानपुर जा रहा था, तो उसके काफिले में कितनी हमर थी, कितनी जो भी उत्तर प्रदेश को करीब से देख रहे हैं वीरेश, उन सबको वो सारे दिन आपको जी बिल्कुल वो सारे दिन कोई भूल नहीं सकता। ये सारे प्रकरण जिनका आपने जिक्र किया है, जो उत्तर प्रदेश को करीब से देख रहे हैं, उन सबके जहन में होगा और वो सारी यादें ताजा होंगी। लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है वीरेश। और मोइन चूंकि थोड़ी ऊंचाई से ये सारी तस्वीर देख रहे हैं और दिखा रहे हैं, इसलिए हम उनसे जानना चाहेंगे मोइन, ये लगभग ऐसा लगता है कि लगभग इस स्ट्रक्चर को तोड़ दिया गया है वहां पर, लगभग। बिल्कुल निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कल के मुकाबले आज की कार्रवाई जो है वो बहुत तेज़ी से चल रही है। और ये जो इस वक्त एक बड़ी जेसीबी मशीन है, इसके बारे में बता दें कि ये प्रयागराज में सबसे बड़ी मशीन है जिसके ज़रिए बड़ी इमारतों को इसी तरीके से बुलडोज किया जाता है, ज़मींदोज किया जाता है। और ये मशीन खुद चल के नहीं आई। अगर कैमरे से संभव हो तो हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि दाहिनी तरफ नगर निगम के प्रयागराज की एक बड़ी सी ट्रक है और उस ट्रक पर लद कर यह जेसीबी मशीन आई थी और इतनी तेजी से प्रहार कर रही है कि जिस जगह इसका अटैक होता है वो पूरा का पूरा हिस्सा कुछ ही पलों में, कुछ ही सेकंडों में मलबे में तब्दील होता है। हमने देखा था कि जब कार्रवाई शुरू हुई तो एक साथ 3 मशीनें लगी, 3 मशीनों के जरिए जो है बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू किया गया। लेकिन जब आगे की बाउंड्री टूट गई, नीचे का पिलर टूट गया, तो अब इस बड़ी मशीन के जरिए प्रहार किया जा रहा है और इस बड़ी मशीन के जरिए मकान को लगभग गिरा लिया गया है। यानी जितनी तेजी से कार्रवाई चल रही है, कल बहुत धीमे गति से कार्रवाई चल रही थी और जितनी तेजी से कार्रवाई चल रही है उसके बाद ये कहा जा सकता है कि अगले कुछ मिनटों में ही ये कार्रवाई खत्म भी हो सकती है। जो पूरी बिल्डिंग है, 2 मंजिला आलीशान मकान है जिसकी अनुमानित कीमत, बाजारू कीमत तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है, वो अब लगभग मलबे में तब्दील हो चुकी है। जहां तक बात अतीक अहमद की है तो अतीक अहमद के खिलाफ बता दें कि ये जो उमेश पाल शूट आउट केस हुआ है वो 101 नंबर मुकदमा था। यानी इससे पहले अतीक अहमद के खिलाफ 100 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और उमेश पाल शूट आउट केस में 101 नंबर का मुकदमा दर्ज हुआ है। अतीक अहमद IS 227 यानी IS 227 गैंग का सरगना है, उसका बड़ा गैंग है, 144 लोग उसके गैंग के सदस्य हैं। और योगी सरकार की बात करें तो पिछले 2.5 सालों में अतीक अहमद की 50 से ज्यादा संपत्तियों पर या तो बुलडोजर चला है या तो उन्हें जब्त किया गया है। अतीक अहमद और उसके परिवार की 50 से ज्यादा संपत्तियों पर। और अगर हम पूरे गैंग की बात करें तो जो 144 सदस्यों का गैंग है, अकेले योगी सरकार में 100 से ज्यादा कार्रवाइयां हुई हैं। तमाम करीबी लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त हुए हैं, तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, कई दर्जन से ज्यादा लोगों को जेल भेजा गया है। और जो भी तमाम आपराधिक वारदातों में शामिल रहता है, चाहे वो अतीक अहमद हो, उसका परिवार हो या उसके जो करीबी लोग हों, गैंग के सदस्य हों, या फिर पर्दे के पीछे से खेल करने वाले, जैसे पर्दे के पीछे से खेल करने वालों में एक नाम सफदर अली का आया था। सफदर अली का अपना गन हाउस है, SSA गन हाउस के नाम से उसका जानसेनगंज शहर का जो चौक इलाका है, उसके जानसेनगंज चौराहे के पास गन शॉप है। और आरोप यह है कि अतीक अहमद और उसके गिरोह के लोग काफी साल पहले वहां जाते थे, अक्सर बैठकी करते थे और गैंग के लोग जिन आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे उसमें जो सफदर अली है वो अपने यहाँ जमा कराए गए जो असलहे थे उनको देता था, उनका इस्तेमाल करके चुपचाप उन्हें वापस जमा कर दिया जाता था।
इसी वजह से आज सफदर अली के इस जो आलीशान मकान आप देख रहे थे अब से कुछ देर पहले, जो अब मलबे के ढेर में तब्दील होता जा रहा है, उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और बहुत तेजी के साथ ये कार्रवाई चल रही है। और आसपास आप देख सकते हैं कि चूंकि हम दूर पर हैं, ऊंचाई पर हैं, कि कितनी भीड़ यहाँ पर मौजूद है, मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है और जो पूरा आसपास का इलाका है, पुलिस और पीएसी के जवानों ने इसको छावनी में तब्दील कर रखा है। कल की कार्रवाई के दौरान हमने देखा था कि रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गए थे, लेकिन आज रैपिड एक्शन फोर्स नहीं लगाई गई है। बड़ी संख्या में जो आसपास के मकान हैं उन पर तमाशबीनों का जमावड़ा लगा हुआ है और जो जेसीबी मशीन है, बड़ी मशीन है, ये बहुत तेजी से पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि पूरी बिल्डिंग को धाराशायी होने में 3 घंटे का वक्त लगेगा, लेकिन अब बिल्कुल ऐसा लगता है कि अपने लक्ष्य से वो पहले ही इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। और ये तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं, लोगों की भीड़ भी हम देख पा रहे हैं और ये भी देख पा रहे हैं कि कितनी तेजी से बुलडोजर वहां पे काम कर रहा है। प्रयागराज की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बुलडोजर अपना काम कर रहा है, जहां पर वो लगातार आरोपियों के घरों को जमीन में धूल में मिला रहा है। और ये देखिए आप ताजा तस्वीर, इस मकान को लगभग धूल में मिला दिया गया है, लगभग मिट्टी में मिला दिया गया है। 80% काम पूरा हो चुका है और हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे वहां पर मौजूद हैं, हमारे प्रयागराज संवाददाता मोहम्मद मोइन वहां पर मौजूद हैं। एबीपी गंगा 6 कैमरों से आपको ध्वस्तीकरण की एक कार्रवाई दिखा रहा है सफदर अली के मकान की, जो कि अतीक अहमद के गिरोह का मेंबर बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि पीछे से सफेद पोश तरीके से मदद की गई थी इस व्यक्ति के द्वारा और इसीलिए बुलडोजर एक्शन लिया गया है। बहरहाल आप वीरेश पांडे वहां पर मौजूद हैं। वीरेश, आप लगातार बता रहे हैं कि अतीक अहमद अपराध की दुनिया में आया कैसे, अतीक अहमद अपराध की दुनिया से राजनीति में कैसे आया, एक राजनेता कैसे बना और इतनी बड़े एम्पायर का मालिक कैसे बना जिसे गिराने में इतना वक्त लग रहा है? वीरेश, निश्चित रूप से ये साम्राज्य इतना आसान नहीं है कि इतना आसानी से गिर जाए। 17 से गिराया जा रहा था और लगातार गिराने के बावजूद भी जिस दुस्साहस का परिचय, आतंक का परिचय दिया अतीक अहमद के गुर्गों ने और उसके साथियों ने, उसके परिवार के लोगों ने, इससे उसके दुस्साहस, उसके जो कहते हैं ना पूरब में मन बढ़ई, कहते हैं ना बहुत मन बढ़ है, तो उसकी उस मन बढ़ई का एहसास सबको हो गया होगा। बात उसकी मन बढ़ई की इस लिहाज से अभी हमारे साथी मोहम्मद मोइन ये बता रहे थे कि वीरेश जी, जब आप बात कर रहे थे चांद बाबा की तो मैं सुन रहा था, मैं बात कर रहा था अतीक अहमद की तो वो सुन रहे थे, कह रहे थे कि उसका दुस्साहस इतना था कि 1989 में जब वो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा तो उस वक्त चांद बाबा कॉरपोरेटर था और 1989 में दोनों विधानसभा का चुनाव लड़े थे। चुनाव हो गया और चुनाव का रिजल्ट नहीं आया। चुनाव के रिजल्ट से पहले ही अतीक अहमद ने एक कबाब की दुकान पर चांद बाबा को बम से मारकर फिल्मी अंदाज में उड़ा दिया और इसको बहुत ही अच्छे से व्याख्यायित कर रहे हैं मोहम्मद। छात्र जीवन में थे और अच्छे तरीके से बताएंगे। मोहम्मद मोइन, आपने कहा कि उसे बड़े फिल्मी स्टाइल में मारा और ऐसा मारा कि धज्जियां उड़ गई। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि चांद बाबा जो है वो अतीक अहमद से पहले सियासत में आया था, उसने सियासत की दुनिया में कदम रखा। वो जब अतीक अहमद चांद बाबा की हत्या हुई तब वो कारपोरेटर था। प्रयागराज का सब्जी मंडी इलाका है, चौक के पास, वो उस इलाके से कारपोरेटर था। 1989 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें अतीक अहमद भी निर्दलीय के तौर पर लड़ा और चांद बाबा भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा। वोटिंग खत्म हो गई, लेकिन रिजल्ट आने से 2-3 दिन पहले ही प्रयागराज शहर का रोशन बाग इलाका है, वहाँ एक बहुत मशहूर कबाब पराठे की दुकान है। रात करीब 8 बजे के आसपास जो है वो चांद बाबा के ऊपर जब कबाब पराठा खा रहा था तो गोली और बमों से उसी तरह से हमला किया गया जिस तरीके का हमने हमला देखा उमेश पाल मर्डर केस में किया गया। चारों तरफ से घेरा गया, फायरिंग की गई, बमबाजी की, ऑन द स्पॉट चांद बाबा की मौत हो गई। हालांकि जब रिजल्ट आया तो उसमें चांद बाबा हार गया था, अतीक अहमद विधायक चुना गया था। वहीं से अतीक अहमद के सियासी पारी की शुरुआत हुई और वहीं से सियासी दुनिया से लेकर जराइम की दुनिया तक में अतीक अहमद का दखल और दबदबा दोनों बढ़ता चला गया, जो राजू पाल मर्डर केस तक लगातार अपने शबाब पर रहा। निश्चित रूप से, लेकिन बात हम उसके राजनीतिक करियर की कर रहे थे तो उसके चकाचौंध की भी हम कर रहे थे। हम ये कर रहे थे कि जब वो काफिला लेकर निकलता था तो हमर, मर्सिडीज, BMW, ऑडी और रोल्स रॉयस की तमाम काफिला से
भरी गाड़ियां हुआ करती थीं। और याद करिए जब वो कानपुर में नामांकन करने जा रहा था तो काफिला निकलने वाली गाड़ियों की हम बात कर रहे थे। 4 बार विधायक बन चुके। और अब सिलसिला आगे बढ़ाता हूं राजेंद्र, और बात कर रहा हूं 96 में जब वो विधायक बना समाजवादी पार्टी से, उसके आगे का 4 बार विधायक बन चुके अतीक अहमद के कब्जे में अरबों रुपए की जमीन आ चुकी थी। 2004 में, साल 2004, अतीक अहमद ने राजनीति में एक नई राह चुनी। जी हां, 2004 में अपना दल ने फूलपुर सीट से अतीक को सांसद का टिकट दिया और अतीक ने इस पर जीत दर्ज कर दी। सोनेलाल पटेल, जो कभी विधायक नहीं बन पाए, डॉक्टर सोनेलाल पटेल, और उनकी पार्टी से उसने टिकट लिया। और 2004 में साफ कर देते हैं कि जब 2002 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस चुनाव में अतीक अहमद जो है वो अपना दल सोनेलाल पटेल की जो पार्टी थी उससे चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। और विधायक बनने के बाद जो उत्तर प्रदेश में हालात बदले, मायावती ने इस्तीफा दिया और उसके बाद मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी। अतीक अहमद उस वक्त जेल में था और उसके बाद अतीक अहमद फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया और 2004 का लोकसभा चुनाव उसने समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा। उस फूलपुर सीट से लड़ा जहां देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सांसद चुने जाते थे, प्रधानमंत्री बनते थे। तो 2004 में भी सभा का सांसद बना था। यानी समाजवादी पार्टी पर जो आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगा रहे थे वो कोई अलग मामला नहीं था। और प्रयागराज के माफिया ने संसद तक का जो सफर पूरा कर लिया। तांगे पे बैठकर जिन सपनों को अतीक ने देखा था वो पूरे हो रहे थे, धीरे धीरे पूरे हो रहे थे। और जिस तरीके से उसने सोचा था कि चांद बाबा के साम्राज्य पर कब्जा करूंगा, चांद बाबा को मारने के बाद उसने उसके साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे जराइम की दुनिया में उसका खौफ बढ़ता गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति को डिसाइड करने लगा, कौन उपाध्यक्ष, कौन महामंत्री, कौन अध्यक्ष होगा। टिकट बांटने लगा, देने लगा। न केवल समाजवादी पार्टी में वो शीर्ष जो हाईकमान कहा जाता था, शिवपाल यादव और मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के भी करीबी रहा, ऐसा आरोप विपक्ष के लोग लगाते हैं। और बिना उनके मर्जी के कोई सांसद और विधायक तो हो नहीं सकता था उस जमाने में। इसलिए पूरा संरक्षण प्राप्त था राजनीति का। उसने समझ लिया था कि केवल गुनाह की दुनिया, जराइम की दुनिया से सब कुछ नहीं चलेगा, बल्कि हमारे साथ पैसे के साथ पावर भी होना चाहिए। और पावर होने के लिए विधायक और सांसद होना जरूरी है। और उसने निर्दलीय के बाद से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने का काम किया। लेकिन कहते हैं ना, अगर अपराध के दलदल में कोई एक बार फंसे तो बाहर निकलना नामुमकिन है। और यही हुआ अतीक अहमद के साथ। 2004 में जब अतीक अहमद ने फूलपुर से सांसद के लिए चुनाव लड़ा तो उनकी इलाहाबाद की परंपरागत सीट खाली हो गई। परंपरागत सीट जिसे शहर पश्चिमी कहा जाता है। अब असली मामला शुरू होता है राजू पाल का, जहां से वो सीट खाली होती है। जब वो सांसद होता है 2004 में फूलपुर से, तो शहर पश्चिमी का जहां से वो विधायक था वो सीट खाली हो जाती है। खाली होता है तो बीएसपी से राजू पाल खड़ा होता है। राजू पाल खड़ा होता है किसके खिलाफ? अशरफ के खिलाफ, जो अतीक अहमद का सगा छोटा भाई है। मोइन, इसके बारे में उस चुनाव को आपने तो कवर किया था, मुझे याद है कि राजू पाल का जो चुनाव हुआ था 2004 में शहर पश्चिम में, वो चुनाव बहुत ही धमाकेदार चुनाव था। क्योंकि राजू पाल के बारे में भी लोग कहते हैं कि जिस तरीके से जब अतीक अहमद का साम्राज्य चरम पर था तो आंख से आंख मिलाकर काम करने का काम किसी शख्स ने किया, उसका नाम राजू पाल था। जब कहा जाता था कि एक बुलावे में अतीक अहमद उतना ताकतवर था कि 10,000 लोगों को और 10,000 बड़ी गाड़ियों को वो 2 घंटे के अंदर इकट्ठा कर सकता है। ऐसे में राजू पाल ने दम ठोका, ताल ठोकी अतीक अहमद के खिलाफ, अशरफ के खिलाफ। और बात क्या होता है उस चुनाव को जरा बताइए। का आप जिक्र कर रहे हैं, अतीक अहमद जब सांसद चुना गया तो राजू मोइन और वीरेश दोनों वहाँ पे हमारे सहयोगी मौजूद हैं और वो न सिर्फ दिखा रहे हैं बल्कि बता रहे हैं कि ये कहानी यहाँ तक पहुँची कैसे। अतीक अहमद इस स्थिति में आया कैसे कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज बने जिस पर 2.5 साल से एक्शन हो रहा है। 2.5 साल से या तो उन्हें जमींदोज किया जा रहा है या उन्हें जब्त किया जा रहा है। और आज सफदर अली के मकान को जमींदोज किया जा रहा है, जिसकी जॉनसनगंज में दुकान है हथियारों की। और ये मानना है पुलिस का कि उसी दुकान के हथियारों से यहाँ पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया 24 फरवरी को। इसीलिए ये कार्रवाई की जा रही है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।